लगा है। प्रणब मुखर्जी को इंदिरा गांधी के जमाने से लेकर अब तक कई बार देश के बजट बनाने का अनुभव है। गृह मंत्री चिदंबरम को संयुक्त मोर्चा सरकार में देश की अर्थव्यवस्था को लचीला बनाने का क्रेडिट दिया जाता है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सर पर तो देश के आर्थिक तरक्की के दरवाजे खोलने का तमगा है ही। बावजूद इसके महंगाई और बाजार है कि इनकी पकड़ में ही नहीं आ रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ उदय सिन्हा। और न्यूज़ लाइन में आज सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शेर बनते डॉलर और ढेर होते रुपए की। डॉलर शेर और रुपया ढेर। जी हां, डॉलर के मुकाबले रुपए की हालत दिन ब दिन पतली होती जा रही है। अब यह रिकॉर्ड गिरावट के स्तर तक पहुंच गई है। रुपए को गिरता देख बाजार भी जब न तब गोते मार रहा है, लेकिन कैबिनेट में मौजूद तमाम आला अर्थशास्त्री की मौजूदगी के बावजूद रुपया लगातार आहें भर रहा है। उस पर भी तुर्रा ये कि सरकार आम लोगों को अब भी ऑल इज वेल की घुट्टी पिला रही है। देश में एक तरफ महंगाई आम आदमी के लिए शेर बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ देशी रुपया डॉलर के सामने ढेर होता दिखाई दे रहा है। अब ये पिछले 5 महीने के सबसे निचले स्तर पर है। जाहिर तौर पर रुपए की क्रय शक्ति कम हो रही है। ऐसे में रुपए को लुढ़कते देख शेयर बाजार भी गश खाकर गिर गया। बाजारों में रुपए की हालत वीरानी नजर आ रही है। संसद ने भी बाजार के रोज रोज गिरने पर चिंता जाहिर की है, लेकिन जनाब वित्त मंत्री की माने तो फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं। To achieve the higher growth, we have taken certain steps, and those steps are, I would like to remind this distinguished house, take the case of agriculture. Because I know when I talk of the domestic demand-driven growth strategy, I have agriculture in my mind. Yes, I do agree. Manufacturing sector must have its contribution. That's why the new manufacturing policy is feeling that at least 20 to 25% of the GDP's growth should come from the manufacturing sector, along with the creation of jobs. पूरे विश्व में जो आज हालात हैं उनको देखते हुए हमारा हाल इतना बुरा नहीं है, अच्छे ही है, दुनिया से अच्छे ही है। हर जगह बड़ी बड़ी चिंता है। अमेरिका का राष्ट्रपति जो है उसके पॉपुलैरिटी जो है वो जो विपक्ष के नेता उनके सामने आ रहे हैं उनसे कम घट कर हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति अपना चुनाव हार गए हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्याएं हैं और बहुत सारी समस्याएं, उन सब को देखते हुए मैं ये मानता हूं कि हमारी स्थिति बहुत बेहतर है। विशेषज्ञों की माने तो स्थानीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों की पूंजी निकासी के जोर से रुपए की ये गत हुई है। रुपया के कारोबार के दौरान एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 54.5 रुपए तक नीचे चला गया। इस दौरान 1 रुपए की कीमत में लगभग 70 पैसे की गिरावट आई। माना जा रहा है कि रुपए की विनिमय दर में गिरावट रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने जो कदम उठाया था वो विफल रहा, जिसकी वजह से रुपया अब तक के लिए रिकॉर्ड निचले स्तर पर चला गया। इससे पहले 15 दिसंबर को रुपया 54.32 तक गया था। इसी बीच सेंसेक्स भी 16,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे चला गया। जनवरी के बाद सेंसेक्स का ये निम्न स्तर है। ऐसे में विरोधियों को सरकार पर हल्ला तो बोलना ही था। दुनिया में खास करके यूरोपियन कंट्री में जो इकोनॉमी जो डूबा है, नीचे गया है, तो हम लोग का जो देश है, ये देश को ज़रूरत है। हम लोग जो तेल लेते हैं बाहर से जो ज़रूरी है, तो ज़्यादा हम लोग का पैसा चला जाएगा वहाँ, और डॉलर में हम लेते हैं, डॉलर वो लोग देते हैं। ये बिल्कुल ये षड्यंत्र है कि ये सब डिवाइड हो, दाम यहाँ का ये गिर जाए, वैल्यू हमारे करेंसी का, और डॉलर
और गवर्नमेंट को इस पर स्टेप लेना चाहिए। देखा जाए तो सरकार में एक से एक घाघ अर्थशास्त्री हैं। गृह मंत्री अर्थशास्त्र के बड़े जानकार हैं। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को देश का बजट बनाने का खासा तजुर्बा है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास तो देश के आर्थिक तरक्की के दरवाजे खोलने का तमगा है। बावजूद इसके रुपया है कि गिरने से बाज नहीं आ रहा और बाजार है कि संभलने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो लालू यादव ये कह रहे हैं कि इस पर हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है, और वहीं पर जो सरकार के एक मंत्री महोदय हैं सलमान खुर्शीद साहब, उनका कहना है कि पूरे दुनिया को देखते हुए हमारी स्थिति बहुत ही अच्छी है। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति सरकोजी साहब चुनाव हार गए और जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है बराक हुसैन ओबामा का, वो भी नीचे आ रहा है। और नीचे आ रहा है इसी वजह से कि ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं विश्व स्तरीय समस्याएं हैं और इनका कोई भी हल नहीं निकल पा रहा है। इसलिए उनके जगहों पर ज़्यादा परेशानी है, हमारी तो फिर भी बहुत कम है। और क्या इतनी बात से ही हमें संतुष्ट हो लेना चाहिए या कोई और उपाय लगाना चाहिए? हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान जो हमारे न्यूज़ एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हैं, वो मौजूद हैं विपिन धूलिया साहब। विपिन धूलिया से हम इस पे चर्चा करेंगे। और पहला सवाल विपिन जी, क्या सरकार में जितने अर्थशास्त्री हैं, ये अर्थशास्त्री मिलकर के कोई ऐसा उपाय नहीं कर सकते कि कम से कम रुपया गिरे नहीं डॉलर के मुकाबले? अभी मुझे याद है 5-6 महीने पहले, 7 महीने पहले रुपया की कीमत डॉलर के मुकाबले 48 रुपये था एक डॉलर के, और अभी वो 53 रुपये पर चला गया। यानी $1 की कीमत रुपए में आके तो 53 रुपये, और अभी 7 महीने पहले वो 48 था। तो ये आखिर डॉलर के मुकाबले में रुपया क्यों इतना गिरता है, और दूसरे जो इकोनॉमीज हैं उनके करेंसीज डॉलर के मुकाबले क्यों नहीं गिरता? कभी येन नहीं गिरता, कभी पाउंड नहीं गिरता, कभी यूरो नहीं गिरता, कभी मार्क नहीं गिरता, रुपया क्यों गिरता है? विपिन जी। उदय जी, एक चीज़ थोड़ा सा मैं इस जिक्र कर दूं कि सरकोजी का ग्राफ गिर गया, ओबामा का ग्राफ गिर गया काफ़ी नीचे, सरकोजी चुनाव हार गए, तो शायद कांग्रेस के नेताओं को ये गलत फहमी है कि मनमोहन सिंह का ग्राफ नहीं गिर रहा है जी। तो ये जो पूरी इकोनॉमी है, जो पूरी जो अर्थतंत्र है इसका, इसके बुनियाद को समझना पड़ेगा इसको कि ये अर्थव्यवस्था है क्या। तो जो मनमोहन सिंह और उससे पहले नरसिम्हा राव की जो खुली नीतियां थी, आपको मैं बताऊं कि 86 में, मैं 88 की बात कर रहा हूं, जब मैं पहली बार विदेशी मुद्रा की मुझे ज़रूरत पड़ी विदेश जाने के लिए, तो उस समय 14 रुपये का $1 था। उस समय दिक्कत, संकट ये था इस देश के सामने कि विदेशी मुद्रा भंडार इनके पास बिल्कुल नहीं था, बहुत कमी थी उसकी। तो 91 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उसने खुली आर्थिक नीतियां जब शुरू की और मनमोहन सिंह उसके वित्त मंत्री बने, तो पहली बार रुपया उस समय 35 रुपये की कीमत कम करके 35 रुपये प्रति डॉलर कर दी गई थी जी। और ये पूरी दुनिया में रूबल भी बहुत मजबूत हुआ करता था। जब पता चला कि $1 जो एक रूबल की कीमत $21 के बराबर होती थी, तो रूबल, जब सोवियत यूनियन में ये ग्लासनोस्त और ये सब खुली आर्थिक नीतियां आई, तो उसमें भी उनको रूबल को कमज़ोर करना पड़ा ताकि जो है विदेशी मुद्रा उनको मिल सके। तो विदेशी मुद्रा के भंडार कम होने की वजह से ये इस नई आर्थिक नीति में जो नरसिम्हा राव की जो आर्थिक नीतियां थी, मनमोहन सिंह की जो आर्थिक नीतियां थी, उसमें जो है रुपए को, डॉलर को हासिल करने के लिए रुपए को जो कीमत कम की गई, उसकी वजह से उस समय रुपया कम हुआ। लेकिन धीरे धीरे हम जिस आर्थिक नीति पे आगे बढ़ते गए और जो हम पश्चिमी देशों पर डिपेंडेंट होते गए, उसके चलते हम जिस रास्ते पर गए थे, कितने भी बड़े शास्त्री हों, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी हों या उनकी टीम के चिदम्बरम हों, जितने भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री इस सरकार में शामिल हैं, तो इनकी पूरी जो इस अर्थव्यवस्था को समझने की ज़रूरत है कि जो हमने खुली आर्थिक नीतियों की तरफ बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के जो कंपटीशन में हम प्रतियोगिता के हिसाब से हमने अपने देश की इकोनॉमी को तय किया। और एक जो झटका था हमारे देश के अंदर कि जो समाजवाद और पूंजीवाद के बीच की जो आर्थिक नीतियां थी, जिसमें कुछ सरकारी नियंत्रण था, उसको धीरे धीरे कम किया गया। जो निजी निवेश है उसको बढ़ाया गया, पूंजी निवेश को बढ़ाया गया। सरकारी जो तमाम हमारे जो विभाग थे उनमें जो है पूंजी निवेश किया गया, निजी। विपिन जी, एक प्रश्न का उत्तर दें मुझे। जो आपने अभी समझाया, मुझे एक बात समझ में आ रही है कि डॉलर को हासिल करने के लिए विभिन्न देशों ने अपने यहाँ के जो करेंसी है उसको गिराया, यानी उसको डॉलर के मुकाबले कम करके आंका।
इस बार जो डॉलर बढ़ा है और रुपया जो गिरा है, कम करके आंका गया, क्या अभी हिंदुस्तान को डॉलर की आवश्यकता है? देखिए, ये जो एक अर्थव्यवस्था जिस तरह से चलती है, पूरे जो मुद्रा विनिवेश है पूरे दुनिया के अंदर, पूरे देशों के आपसी तालमेल उसके चलते अब ये तमाम चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय कर रहे हैं कि आपकी मुद्रा की कीमत क्या होगी। अब ये बड़ा मुश्किल है कि सरकार उसको नियंत्रित करे। सरकार नियंत्रित करती है तो रिजर्व बैंक के जरिए कुछ जो है, कुछ गाइडलाइंस जो है रिजर्व बैंक को देती है, रिजर्व बैंक उसको कंट्रोल करता है, किसी तरह से हमारी मुद्रा जो है थोड़ी सी स्ट्रांग बनी रहे। लेकिन ये जो है अब इन जिस तरह की आर्थिक नीतियाँ हैं और जिस तरह से सलमान खुर्शीद बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि हमारा देश अभी भी मजबूत है और तमाम दुनिया में जो है सरकारें कमज़ोर पड़ गई लेकिन हमारी सरकार अभी मजबूत है, ये उनकी एकदम गलतफहमी है। सरकार बहुत ही अंधेरे की तरफ जा रही है, देश की आर्थिक हालत बहुत ख़राब है। और ये जब तुलना करते हैं हमेशा अमेरिका से या उनकी पर कैपिटा इनकम से, तो भूल जाते हैं कि उनकी पॉवर्टी लाइन की जो सीमा है वो भारत से कहीं ऊपर है। उनकी पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोगों को ये नहीं होता कि 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, उनको 24 रुपये प्रतिदिन का हिसाब से नहीं पैसा मिल रहा होता है। तो ये जो पूरी जो परिभाषा है ये पॉवर्टी लाइन की या इस तरह की मुद्रा की कीमत की, ये परिभाषा आप अपने हिसाब से गढ़ते हैं। जैसे कि एक छोटी सी बात है कि आप कहते हैं कि हिंदुस्तान में अमेरिका से कम क्राइम है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान में क्राइम रजिस्टर्ड नहीं होते। अमेरिका में छोटे छोटे क्राइम रजिस्टर्ड होते हैं कि बच्चे को आपने एक थप्पड़ मार दिया, ये क्राइम रजिस्टर्ड हो जाएगा। आपके यहाँ पता चला कि बहुत बड़ी चोरी हो गई, पुलिस वाला रजिस्टर करने के लिए तैयार नहीं है FIR, लोग चुप हो जाते हैं, लोग खामोश रहते हैं। तो ये जो है इस तरह की तुलना करना आंकड़ों से, ये शायद मेरे ख्याल से देश की जनता को अंधेरे में रखने जैसा है। विपिन जी, आपने बताया कि ये बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार इस बात को तय करता है कि किस देश की करेंसी कितनी ऊपर जाएगी और कितनी नीचे आएगी। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि पिछले कई सालों में मैंने ये नहीं सुना कि येन गिर गया, जापान की करेंसी गिर गई, ऑस्ट्रेलियन डॉलर गिर गया, मैंने नहीं सुना, जर्मनी का मार्क गिर गया, मैंने नहीं सुना, बल्कि यूरो और ऊपर ही जाता रहा दूसरी करेंसियों के इसमें की तुलना में। और चीन की करेंसी वो भी कभी ऊपर नीचे नहीं हुआ। सिर्फ भारत से ही लोगों को क्या परेशानी है कि बाजार जब भी तय करेगा तो भारत की करेंसी को कम करके आंकेगा, डॉलर को ज्यादा नहीं। कुछ ये भी संकट है, जैसे जापान की अगर बात करें तो जो येन है, येन के साथ संकट अमेरिका का हमेशा ये रहता है कि उन्होंने येन की बहुत कम कीमत की हुई है। उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, क्योंकि जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, हिंदुस्तान डेवलप्ड कंट्री नहीं है, जापान ने इतनी कम कीमत इनकी कर दी है कि अमेरिका के लिए संकट हो जाता है कि जो उसका प्रोडक्ट है वो जापान के प्रोडक्ट की तुलना में टिक नहीं पा रहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो ये संकट जापान का नहीं है, वो अमेरिका चाहता है कि येन को जो है और कीमत बढ़ा दे और मजबूत हो जाए येन, ताकि वो जो है अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन में डॉलर उसको कॉम्पीट कर सके। डॉलर जो हमारी कीमतें बढ़ी हुई हैं, जो गाड़ियों की कीमतें, तमाम और प्रोडक्ट जो अमेरिका में होते हैं उनकी कीमतें जो बढ़ी हुई हैं, वो कहीं जापानीज गाड़ियां हैं, जापान की दूसरी कैमराज हैं और तमाम जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं उनसे कॉम्पीट कर सके। क्योंकि आप देखेंगे कि अमेरिका की हर चीज़, जो टेलीविज़न हो, फ्रिज हो, तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, वो जापान से काफ़ी महंगा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो जापान को कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है आज की डेट में। लेकिन भारत जैसे देश में जो विकसित नहीं है, जहाँ इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स नहीं, जहाँ कोई अंतर्राष्ट्रीय बाजार भारत के लिए खुला नहीं है जो अपने प्रोडक्ट को बेचे, वहाँ भारत की मुद्रा का कमज़ोर होना भारत के लिए बड़े एक खतरे का संकेत है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए यहाँ की मुद्रा को मजबूत होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा तमाम दुनिया भर में हम कोई निर्यात नहीं कर रहे इतना ज़्यादा सामान। हम जो है इम्पोर्ट से कोई इतनी बड़ी इनकम हमारे देश की नहीं है कि जो ताइवान, जापान, कोरिया की तरह हम अपनी इकोनॉमी को चला सकें। तो इस चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है सरकार को। हमारे यहाँ यानी हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन जाता है, जो उसका बोलबाला होता है, वो नगण्य है। और शायद इसी वजह से आपने सुना प्रणब मुखर्जी ने कहा कि हमने ऐसा प्लान किया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से देश के GDP ग्रोथ में कम से कम 25% का हिस्सा हो। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ही नहीं, कम से कम एकदम बिल्कुल नील होता चला गया अगर हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो हम 25% GDP में कंट्रीब्यूशन की बात कैसे सोचते हैं और वित्त मंत्री कैसे सोचते हैं इसको? देखिए, ये GDP और तमाम जो प्रोडक्शन और आपका जो मुद्रा, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अगर GDP ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगी, मुद्रा आपकी जो है मुद्रा आपकी और सस्ती होगी और उसका असर सीधे सीधे अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो ये जो अर्थशास्त्र की जो तमाम जो चीज़ें हैं,
इनको आप अगर एक चीज़ जीडीपी कम होती है तो उसका असर दूसरे पे पड़ेगा। इस तरह से एक गुत्थियाँ है, एक दूसरे से बिल्कुल उलझी हुई हैं और इनको अलग थलग करके बिल्कुल हम देख नहीं सकते हैं। ये अगर करेंसी गिरी है तो ये समझ लीजिए कि ये अर्थव्यवस्था के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है और इसमें हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो कहीं एक गलत रास्ते पे या ये कहे कि भटक चुकी है। और जिस रास्ते पर हम चलना चाहते थे, जो हमने एक सपना देखा था कि अगर हम ये करेंगे तो इस, जैसे कि मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दूँ कि हमने परमाणु करार किया अमेरिका से और उसके बाद हमने सपने दिखाए कि हमारे पास जो है बिजली की कमी इतनी दूर हो जाएगी, इतनी % बिजली हम जनरेट कर पाएंगे, लेकिन आज तक वो बिजली जनरेट नहीं हो पाई। लेकिन अमेरिका के साथ एग्रीमेंट कर लिया, आपने तमाम चीज़ें, तमाम उसकी शर्तों को स्वीकार किया और आज की डेट पे ये जो आपके दूसरे जो सोर्स हैं, जो ऊर्जा के, जो बिजली के दूसरे सोर्स हैं, उन्हीं को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एटॉमिक एनर्जी से कब आप बिजली उत्पादन होगा, ये अभी किसी को नहीं पता। जी विपिन जी, ये सब राजपात है, हम और आप इसको शायद उस तरीके से नहीं समझ पाएं, और अगर समझते भी हैं तो शायद जो ठीक बात है, जो कि वित्त मंत्री जी कह रहे हैं, उसको हम ठीक से समझ नहीं पाते। संभव है ऐसा हो, और अगर ऐसा हो तो भगवान के लिए अगर हिंदुस्तान की इकॉनमी और थोड़ी मजबूत हो जाए और अगर हमारा रुपया थोड़ा और मजबूत हो जाए तो आगे आने वाले समय में जो हमने सोचा था हम उसे ही पाएंगे। अब फिलहाल यहाँ पर हम थोड़ी बहुत इकोनॉमी की बात कम करके और बात करते हैं येदियुरप्पा की और बीजेपी की, कि बीजेपी के समय में येदियुरप्पा की क्या आजकल खिंचाई हो रही है, येदियुरप्पा कहाँ जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको हटा रही है, वो इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ दिनों पहले ही येदियुरप्पा ने बीजेपी के आला कमान के खिलाफ सरेआम मोर्चा खोल दिया था। मांग थी कि मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ की जगह उनको मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी हो। येदियुरप्पा ने आला नेताओं को डराया, धमकाया, यहां तक कि झेप कर सोनिया गांधी की तारीफ में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। बावजूद इसके पार्टी से उन्हें ज्यादा भाव नहीं मिला। अब यही येदियुरप्पा एक नई मुश्किल में है। आइए देखते हैं क्या है मामला। कर्नाटक में बीजेपी का कमल खिलाने वाले येदियुरप्पा के तारे इन दिनों गर्दिश में हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने बीजेपी आला कमान पर खुद को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव डाला था, लेकिन बीजेपी ने उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अब सैकड़ों करोड़ रुपए के अवैध खनन घोटाले में सीबीआई ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इतना ही नहीं, येदियुरप्पा और उनके कई रिश्तेदारों के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई और उनकी गिरफ्तारी का अंदेशा भी लगातार बना हुआ है। सीबीआई ने बुधवार की सुबह खनन घोटाले में कथित भूमिका की जांच के लिए येदियुरप्पा और उनके रिश्तेदारों के घरों पर छापेमारी की। येदियुरप्पा के खिलाफ धारा 120B, 409, 13 और 7 के तहत केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए येदियुरप्पा ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी है। इससे पहले सीबीआई ने मंगलवार को येदियुरप्पा, उनके 2 बेटों और रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। अपने रिश्तेदारों को जमीन आवंटन में धांधली के आरोप में पहले ही अपनी कुर्सी और साख गंवा चुके येदियुरप्पा फिलहाल मुश्किलों से उबरते नहीं दिख रहे हैं। एक तरफ अपनी पार्टी पर उनकी पकड़ कम होती दिख रही है, तो दूसरी तरफ वो भ्रष्टाचार के कई मामलों को लेकर कानूनी पचड़ों में उलझते दिख रहे हैं। ऐसे में जबकि अगले साल कर्नाटक विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट शुरू होगी, तब येदियुरप्पा की अगली सियासी चाल पर सबकी नजर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो विपिन जी, क्या लगता है आपको, येदियुरप्पा, ऐसा लगा कि येदियुरप्पा की बात मान ली जाएगी, येदियुरप्पा फिर से ताजपोशी होने वाली थी, उन्होंने प्रेशर काफी माउंट किया था और भारतीय जनता पार्टी उनके दबाव में भी थी, लेकिन अचानक पासा पलटा और अब ऐसा लग रहा है कि वो सत्ता से, कुर्सी से कोसों दूर हो गए। क्या लग रहा है आपको, क्या होगा आगे आने वाले दिनों में? देखिए, येदियुरप्पा तो कुर्सी से बहुत दूर हो गए और येदियुरप्पा के पास अभी विकल्प भी नहीं है कि वो अलग से कुछ कर सके, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो थोड़ा सा उन्होंने कांग्रेस की तरफ जाने का इशारा किया था, वो भी कांग्रेस ने एकदम ख़त्म कर दिया उस बात को। और येदियुरप्पा
बीजेपी शायद चाहती है कि येदियुरप्पा जो है कांग्रेस के पाले में चले जाएं, तो उससे दो चीज़ें बीजेपी की हल हो जाती। एक तो येदियुरप्पा के खिलाफ जो करप्शन चार्जेस थे वो उससे कांग्रेस जो है उस मुद्दे को नहीं उठा पाती अगले चुनावों में, जो अगले साल जो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके अगले साल फिर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। और दूसरी बात कि बीजेपी जो है वो अपोजिशन में अगर बैठ जाती तो एंटी इनकम्बेंसी जो उसके खिलाफ इस समय हो सकती थी वो उससे भी बच जाती। लेकिन ये चीज़ें नहीं हो सकती क्योंकि कांग्रेस येदियुरप्पा को लेकर अपने गले में इस तरह की कोई हड्डी नहीं लटकाना चाहेगी जिससे उसको नुकसान हो जाए। येदियुरप्पा के सामने अब कोई खास विकल्प नहीं बचे हैं। येदियुरप्पा अब तक जो भी राजनीति कर रहे हैं उससे बीजेपी का जो हाईकमान का, बीजेपी के जो ऊपरी नेता हैं, जो उसका एक सेक्शन येदियुरप्पा को बैक कर रहा था और वो लगातार इस बात को कह रहा था कि अगर येदियुरप्पा हमारे साथ नहीं होंगे तो लिंगायत वोट हमसे चिटक जाएगा। येदियुरप्पा को इस तरह से पार्टी के भीतर प्रोजेक्ट किया गया कि कर्नाटक का एक छत्र नेता है ये लिंगायत कम्युनिटी का। तो वो जो है उस दबाव में एक हाईकमान, जो बीजेपी का हाईकमान है, वो कभी इनको पुचकारने की कोशिश करता था लेकिन इनको वो सीधे सीधे कुर्सी पर भी नहीं बिठा पा रहा था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये संकट जरूर है कि जो कांग्रेस में, वो येदियुरप्पा का कहना बिल्कुल ठीक था कि जो काम कांग्रेस बहुत ब्लंटली कर लेती है, कि कांग्रेस ने जैसे उत्तर प्रदेश में जो जिन आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देना था, बड़े धड़ल्ले से टिकट दे दिया, उस पर कोई भी नेता उनके अंदर खाने कोई सवाल नहीं उठा सका। लेकिन बीजेपी ने एक नेता को बीएसपी के अपनी पार्टी में शामिल किया तो बवंडर मच गया। तो भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा कांग्रेस से ये फर्क है कि उनके कई फैसलों को, आलाकमान के कई फैसलों को, अध्यक्ष के फैसलों को उनके पार्टी की भीतर ही चुनौती मिल जाती है। तो येदियुरप्पा के साथ यही था कि येदियुरप्पा को एक बहुत ही बड़ा सेक्शन था जो पार्टी का, वो चाहता था कि वो हटे रहे, येदियुरप्पा को वो तरजीह नहीं देना चाहता था। लेकिन एक सेक्शन ऐसा भी था जो उनको पुचकार रहा था और उसके भरोसे येदियुरप्पा बार बार जो है बागी तेवर दिखा रहे थे। लेकिन येदियुरप्पा अच्छी तरह से जानते थे अगर वो पार्टी छोड़ेंगे तो उनके साथ 15-20 से ज़्यादा विधायक जाना शायद संभव नहीं होगा और कहीं उनका हश्र जो है कल्याण सिंह, उमा भारती या मदन लाल खुराना जैसा न हो जाए। तो ये जो येदियुरप्पा एक नया चेहरा, नया बागी चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी के सामने आया, ये एक इस समय की बात कहिए या किस्मत की बात कहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो येदियुरप्पा खुद ही अपने जाल में कुछ ज़्यादा ही फंस गए हैं। और अब सीबीआई इंक्वायरी में शुरू हो गई है, उनके गिरफ्तार होने के संभावना बढ़ गई है। तो कहीं हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के उन सेक्शन ने, उस वर्ग ने, जो कि येदियुरप्पा जैसे छवि वाले नेता से किनारा करने लेना चाहते हो, राहत की सांस ली हो। और येदियुरप्पा के पास अब कोई खास राजनीतिक विकल्प मुझे नहीं लगता कि अब है उनके पास। कर्नाटक में 1 साल बाद अगले साल चुनाव होने हैं। येदियुरप्पा अलग पार्टी बनाने की स्थिति में आज की डेट में नहीं है। वो जिस तरह से पार्टी से अलग हुए हैं, वो कोई बहुत बड़ा किसी बड़े स्लोगन के साथ, किसी जनता के किसी कार्यक्रम की वजह से वो पार्टी से उन्होंने नाता नहीं तोड़ा है। महज जो है कुछ घपले हैं, घोटाले हैं, भ्रष्टाचार है जिसकी वजह से पार्टी ने उनसे किनारा किया है। तो येदियुरप्पा के पास अब मेरे ख्याल से चुपचाप भारतीय जनता पार्टी में रहने के सिवाय कोई और चारा बचा नहीं है। नहीं, लेकिन एक जो मुख्य प्रश्न है विपिन जी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी व्यवस्था है या ऐसे कार्य की प्रणाली है कि अध्यक्ष या आला कमान के लिए हुए निर्णयों पर भी अंदर से आवाज उठती है, तो हमारे ख्याल से ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है और ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है। इतना मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में, जैसे कि झारखंड के टिकट के सवाल पर जो है यशवंत सिन्हा और तमाम लोगों ने विरोध किया और आखिरकार जो है गडकरी को झुकना पड़ा और अहलुवालिया को उन्होंने बाद में टिकट दिया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में उस तरह से आप इंटरनल डेमोक्रेसी कहें तो उनकी विचारधारा से कितना भी असहमत हो जाएं आप, वो कांग्रेस से ज़्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी है। कांग्रेस के मुकाबले कांग्रेस में एक खानदान के इशारों पर पूरी पार्टी चलती है। उन्होंने कह दिया कि अगर इस वजह से हम चुनाव हार गए तो ये कहने वाला कोई नहीं है कि हाँ कोई दूसरी वजह भी चुनाव हारने की हो सकती है। तो ये दोनों पार्टियों में ज़रा फर्क है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये नहीं हो सकता कि कोई बहुत एकदम करप्शन में कोई लिप्त है और तमाम जगहों से उंगली उठने लगे तो उसका वो बचाव करते रहें। दिग्विजय सिंह की तरह इस तरह की बयानबाजी शायद भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है। ये थोड़ा इस पार्टी का चरित्र मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस के चरित्र से उस तरह अलग है। एक बात समझ में नहीं आई धूलिया जी कि आखिर फिर कौन से फोर्सेस हैं या कौन सी विचारधारा है या दिमाग में वो कौन से विचार होंगे जिसके तहत येदियुरप्पा ने सोनिया गांधी की प्रशंसा की। देखिए, एक राजनीति में होते हैं कि कुछ इंडिकेशन आप देते हैं कि मैं कितना आगे जा सकता हूं और एक परखने की बात होती है कि क्या रिस्पांस मिलता है। ये बड़ा सुरक्षित सा, मतलब एक सेफ सा बयान था ये कि सोनिया गांधी
बेहतर है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि वो उन यानी आप दरवाजा खटखटा कर देखते हैं कि दरवाजा आपके लिए खुलेगा कि नहीं खुलता। बिल्कुल। और सोनिया गांधी वो देखना चाहते थे कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में वो, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि सोनिया गांधी, उनके अगर नेता, नीचे के लोग, उनके जो मातहत लोग हैं, जो लीडर हैं, अगर वो कुछ गलत करते हैं या कहीं फंसते हैं तो उनको प्रोटेक्शन देती है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी कन्नी काट देती है, उनसे कन्नी काट लेती है। और ठीक मेरे ख्याल से एक डेमोक्रेटिक पार्टी में आप ये बेहतर बात है। विपिन जी, समय की तंगी है और इस वजह से हमें विदा लेना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी आपका कि आप आए, हमारे साथ जुड़े और आपने हम सब किसी को विश्व की इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था के बारे में भी समझाया। तो फिलहाल न्यूज़ लाइन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह हम आपको छोड़े जा रहे हैं एक कविता के साथ। इसे लिखा है गोरख पांडे ने। गोरख पांडे हिंदी और भोजपुरी के आला दर्जे के कवि माने जाते हैं और इनकी कविताएं सरकारी नीतियों पर करारा व्यंग करती हैं। अब गोरख पांडे हमारे बीच में नहीं हैं, तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन देश दुनिया की तमाम दूसरी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए चैनल 1 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, डॉलर ले आई, रूबल ले आई, देशवा के बांधे धराई। समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, महंगाई ले आई, गरीबी ले आई, कितनो मजूरा कमाई। समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, वादा ले आई, लबादा ले आई, जनता के कुर्सी बनाई। समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, लाठी ले आई, गोली ले आई, लेकिन अहिंसा कहाई। समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल सिटी मोहाली।